नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम नेक्स्ट क्रॉप लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर की। और उससे पहले आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का पोर्शन चालू कीजिए। तो आपको बता दें कि हॉर्टिकल्चर और थोड़ा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं बचा है। इसको हम 5 से 6 वीडियोज़ में कवर कर देंगे और उसके बाद से हम जो जेनेटिक्स की सीरीज़ चल रही थी उसको चालू रखेंगे और साथ में हम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को भी चालू कर देंगे। तो आप चिंता मत करिए, हम बहुत जल्द उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें हमारे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोल क्रॉप्स के बारे में। कोल क्रॉप्स जिसमें हमारा मेन कॉलीफ्लावर और कैबेज आता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कोल क्रॉप जो क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू, तो कॉलीफ्लावर में जो क्लब रॉट होता है वो होता है प्लाज्मोडिफोरा ब्रैसिकी की वजह से। वहीं कर्ड रॉट या सॉफ्ट रॉट ऑफ कोल क्रॉप्स होता है इरविनिया क्रोटोबोरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इनका मेन जो कर्ड होता है, कर्ड ही खाने वाला पोर्शन होता है कॉलीफ्लावर का। जब उसमें ही रॉटिंग हो जाएगी तो फिर हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इरविनिया क्रोटोबोरा के द्वारा होता है। वहीं वाइट रस्ट या वाइट ब्लिस्टर भी होता है क्रूसीफेरस में, क्योंकि इसमें कोल क्रॉप जो आती हैं वो क्रूसीफेरस फैमिली में आती हैं, वो की होता है एल्बिगो कैंडिडा की वजह से। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज मोस्ट कॉमन इन क्रूसीफेरी फैमिली। और क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी मेंबर हैं उनकी बात करें तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कॉमन होती है उनमें। द करेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर ऑफ कोल क्रॉप इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाईमेथाइल ट्राईसल्फाइड। तो इसमें भी एक सल्फर कंपाउंड पाया जाता है कोल क्रॉप्स में, जिसका नाम है डाईमेथाइल ट्राईसल्फाइड, जिसकी वजह से इनका फ्लेवर होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो डायमंड बैक मोथ जो कोल क्रॉप्स होती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट है, जो कि होता है प्लेटला जाइलोप्टेला की वजह से। इट इज़ अ सीरियस पेस्ट ऑफ कैबेज का सीरियस पेस्ट है। और लार्वी फीड ऑन लीव्स एंड लेटर मेक गैलरीज इन हेड और कैबेज फ्रूट्स। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इनकी फीडिंग होती है इनके लार्वी की, वो लीव से स्टार्ट होती है और वो जाकर फिर इकोनॉमिक प्रोडक्ट हमारे कर्ड तक पहुंच जाती है और फिर उसको भी खाकर डैमेज कर देते हैं। डायमंड बैक मोथ हैज डेवलप्ड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मोस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड। और ये सीरियस इंसेक्ट तो है ही, इसके साथ साथ इसने बहुत सारे जो भी इंसेक्टिसाइड हैं यूज करते करते उनके साथ क्या कर लिया है कि इसने रेजिस्टेंस भी बना लिया। मीन्स अब अगर उन इंसेक्टिसाइड का हम यूज करेंगे तो वो डायमंड बैक मोथ को हार्म नहीं कर रहा है। तो इसने इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लिया, जो कि और भी ख़राब बात है हमारे अगर कोल क्रॉप की दृष्टिकोण से देखा जाए। मैनेजमेंट की बात करें तो इंडियन मस्टर्ड विच अट्रैक्ट 80 to 90% DBM यूज एज ट्रैप क्रॉप। तो अब क्या यूज होने लगा है, सबसे अच्छा जो इसका उपाय है तो क्या करने लगे, ट्रैप क्रॉप का हम यूज करने लगे। क्योंकि मस्टर्ड भी क्रूसीफेरी फैमिली का हमारा मेंबर है, वहीं कोल क्रॉप भी क्रूसीफेरी फैमिली की ही मेंबर्स होती हैं। तो क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ मस्टर्ड की बुआई कर देते हैं कोल क्रॉप्स की। तो जो भी डायमंड बैक होता है लगभग 80 से 90% वो ट्रैप में फंस जाता है, एक तरह से वो सरसों की क्रॉप में लग जाता है और जो हमारी मेन क्रॉप होती है वो सेफ हो जाती है। अल्टरनेटिव स्प्रे ऑफ फॉलोइंग पेस्टिसाइड। तो अल्टरनेटिव यूज करते हैं पेस्टिसाइड का, जिनमें क्विनॉलफॉस है, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है और फेनवेरेट है। नेक्स्ट वही है इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट पेस्ट है वो है मस्टर्ड सॉफ्लाई एथेलिया प्रॉक्सिमल ल्यूगेंस। ओनली वन पेस्ट फ्रॉम ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। तो ये एक ही पेस्ट है जो हाइमेनोप्टेरा का और फैमिली थेंथ्रीडिनिडी फैमिली का ये सदस्य है। तो इसको सॉ फ्लाई कहते हैं क्योंकि इसके जो आरे की तरह ये काम करती है, आरे की तरह ये प्लांट को काटती है, इसलिए इसको मस्टर्ड सॉ फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट है कैबेज सेमी लूपर, जो कि प्लूसिया और इकलिया और नॉक्ट्यूडी फैमिली का ये मेंबर है। अब चलिए बात करते हैं क्रॉप्स की। तो सबसे पहले कैबेज, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, एंड इंडिया रैंक 3rd इन कैबेज प्रोडक्शन। कैबेज के प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3रे नंबर पर है। कैबेज है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, तो एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है इसमें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडोल 3 कार्बिनॉल। इंडोल 3 कार्बिनॉल सब्सटेंस पाया जाता है, इसकी वजह से ये
एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए इसका सेवन करना बहुत ही फायदेमंद है। द इंसिडेंस ऑफ क्लब रूट ऑफ कैबेज इज 100% एट pH 5.7। तो अगर हम लो pH पर इसकी बुआई करते हैं, एसिडिक सॉइल पर बुआई करते हैं लगभग 5.7 के समथिंग, तो जो क्लब रूट होता है उसका इंसिडेंस 100% हो जाएगा। मीन्स क्रॉप में 100% क्लब रूट लग जाएगा अगर हम लो pH में बोते हैं, इसलिए इसकी बुआई हमें लो pH में नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट ऑफ कैबेज इज नोन एज हेड, और जो कैबेज का फ्रूट होता है वो हेड के नाम से जाना जाता है। फ्रूट टाइप ऑफ कैबेज सिलिकुआ, और फ्रूट का जो टाइप होता है वो सिलिकुआ होता है। वहीं सीड रेट की बात करें तो 500 से 750 ग्राम सीड 1 हेक्टेयर की नर्सरी के लिए रिक्वायर्ड होता है। वहीं वैरायटीज़ की बात करें तो गोल्डन एकर, कोपेनहेगन मार्केट जिस अर्ली वैरायटी है, ये प्राइड ऑफ इंडिया अर्ली एंड राउंड वैरायटी है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो पूसा ड्रमहेड, पूसा मुक्ता, पूसा रत्नार, पूसा रेड, पूसा संबंतो। मुक्ता और रत्नार बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, पूछी जाती हैं कि ये किसकी वैरायटी है, तो ये कैबेज की वैरायटी है। अब बात करते हैं कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर जो कि ब्रेस्का ओलेरेसिया वैरायटी बॉटरिटिस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लांचिंग इन डन इन कॉलीफ्लावर टू प्रोटेक्ट कर्ड फ्रॉम अटेनिंग येलो कलर आफ्टर देयर डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन एंड टू अरेस्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो इसमें एक एक्टिविटी की जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जो क्या होता है कि कर्ड को एक प्रकार से उसकी लिप से जो इधर उधर होती हैं उससे क्या करते हैं, ढक देते हैं। जो उसके फूल होते हैं जिसको हम खाते हैं, जो कर्ड कहलाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपोजर अगर सनलाइट में हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि येलोइंग हो जाती है। जो वाइट कर्ड होते हैं वो येलो हो जाते हैं, और येलो हो जाने पर जाहिर सी बात है कि आप वाइट को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे ना कि येलो को, जब भी आप उसको मार्केट से लेने जाएंगे। तो और साथ ही उसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी हो जाती है, चेंज हो जाता है, जिससे उसमें रिएक्शन की वजह से पीलापन आ जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पत्तों से उसको ढक देते हैं जब हमारे कर्ड का एक्सपोजर होने लगता है डायरेक्ट सनलाइट में, तो वो हमारी कहलाती है ब्लांचिंग प्रोसेस। फ्रूट ऑफ कॉलीफ्लावर नोन एज कर्ड, और जो फ्रूट होता है वो कर्ड कहलाता है। 3 सीजन वैरायटीज आर अवेलेबल इन कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर को अब हम तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तीनों सीजन में उगाने वाली वैरायटीज हमारे पास मौजूद है। स्कूपिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड फॉर अर्लियर इनिशिएशन ऑफ फ्लावर स्टॉक इन कॉलीफ्लावर। तो क्या करते हैं कि सेंट्रल पोर्शन होता है जो कर्ड का, उसको हटा देते हैं, जिससे क्या होता है अर्ली इनिशिएशन हो जाता है फ्लावर स्टॉक का, जो कि स्कूपिंग कहलाता है। पूसा हिमज्योति एंड पूसा स्नोबॉल, तो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं किसकी, कॉलीफ्लावर की। हैव सेल्फ ब्लांच्ड हैबिट, इनमें क्या होती है कि ब्लांचिंग की सेल्फ हैबिट होती है, ये खुद ही ब्लांचिंग कर लेती हैं। जब ये डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आने लगती हैं तो इनकी जो पत्तियां होती हैं खुद ही मुड़ के इनके कर्ड के ऊपर आ जाती हैं। सीड रेट की बात करें तो इसकी भी सीड रेट 450 से 700 ग्राम सीड्स आर सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। अर्ली वैरायटीज की बात करें तो पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली कुंवारी, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा शरद, और लेड वैरायटी की बात करें तो पूसा स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति। तो हिमज्योति जो है लेड वैरायटीज है जो कि सेल्फ ब्लांच्ड होती है। कैन बी ग्रोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, तो ये इतनी लेट वैरायटी है कि हिल्स में इसको अप्रैल से जुलाई के बीच में भी बोया जा सकता है। अब जो कोल क्रॉप्स होती हैं, कॉलीफ्लावर होती हैं, उनमें मेन कुछ डिसऑर्डर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है जो कॉलीफ्लावर में होता है वो होता है ब्लाइंडनेस। तो इसमें क्या होता है, प्लांट हैविंग नो टर्मिनल बड्स एंड फेल टू फॉर्म एनी कर्ड, तो टर्मिनल बड ही नहीं बनती है, जिससे क्या होता है कर्ड ही नहीं बनता है। जो हमारा खाने योग्य पोर्शन होता है कर्ड, वो ही नहीं बनता है। तो जब वो नहीं बनेगा तो हमें लॉस हो जाएगा, तो ये कहलाता है ब्लाइंडनेस। डैमेज इन अर्ली स्टेज बाय इंसेक्ट, लो टेम्परेचर एंड फ्रॉस्ट, तो ये इसकी वजह से होता है कि जैसे ही कर्ड बनने वाला था उस टाइम पे इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, या फिर टेम्परेचर लो हो जाता है, पाला पड़ जाता है, इसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है बटनिंग। बटनिंग में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कर्ड्स इन यंग प्लांट, तो यंग प्लांट जो होते हैं उनमें क्या होते हैं छोटे छोटे कर्ड बनते हैं, इसी वजह से इसको बटनिंग कहते हैं। इसका भी जो मेन रीजन है वो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी। नेक्स्ट है हॉलोइंग या हॉलो एक्सेसिव ग्रोइंग प्लांट ऑफ, तो इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव ग्रो हो जाता है प्लांट, जिसकी वजह से हॉलोइंग हो जाती है। ये होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर स्पेशली नाइट्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो स्टेम और कर्ड जो है वो हॉलो हो जाते हैं, और ये मेनली होता है जो एक्सेसिव
फर्टिलाइज़र की वजह से, जैसे नाइट्रोजन का हमने ज़्यादा यूज कर दिया उसकी वजह से ये हो जाता है। इसके बाद है whiptail। whiptail क्या होता है? ओनली मिड रिप ऑफ लीफ ब्लेड इज डेवलप सो द नेम whiptail इज गिवन। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ मिड रिप जो लीफ की होती है, लीफ ब्लेड की, सिर्फ वही डेवलप होती है, इसलिए इसको whiptail के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से, और एसिडिक सॉइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिक सॉइल में वैसे भी मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है whiptail अक्सर। नेक्स्ट है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है? इंटरवेनल येलो मोटेलिंग ऑफ लोअर लीव्स। तो इसमें क्या होता है? इंटरवेनल मीन्स वेन्स के बीच बीच में जो है येलोइंग होने लगती है लोअर लीव्स में, वो हमारा कहलाता है इंटरवेनल, और ये होता है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से। नेक्स्ट है रिसिनेस। रिसिनेस में क्या होता है? द सरफेस ऑफ कर्ड इज लूज एंड हैव वेलवेट अपीयरेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाइट फ्लावर बड एट द कर्डिंग स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्ड होता है, आपने देखा होगा कि कर्ड एकदम बढ़िया टाइट होता है, जो भी अच्छा होता है फ्लावर, लेकिन इसमें इस डिसऑर्डर की वजह से जो कर्ड होता है वो लूज हो जाता है और उसमें वेलवेट अपीयरेंस हो जाता है, और ये होता है फ्लावर बड का अच्छे से बनना, या छोटा फ्लावर बड की वजह से ऐसा हो जाता है। तो इसका जो कॉज है वो है फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने की वजह से फ्लावर बड में फॉर्मेशन में परेशानी होती है, या फिर हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाई ह्यूमिडिटी, या फिर ज़्यादा अगर हमने नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर दिया, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है सीजन में, इस वजह से भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग में क्या होता है? लाइट ब्राउन टू डार्क स्पॉट ऑन स्टेम। तो लाइट ब्राउन से डार्क स्पॉट स्टेम में बन जाते हैं ब्राउन कलर के, और इसलिए इसी को ब्राउनिंग कहते हैं, और ये होता है बोरॉन की डिफिशियंसी से। तो दोस्तों ये आज हमारा कोल क्रॉप्स के बारे में था, और कल हम आपके लिए नेक्स्ट क्रॉप लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।